नमस्कार, मैं हूँ पूर्णिमा जैमिनी और स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम युवा में। युवा शक्ति हमारे देश, हमारे समाज की वो मजबूत नींव है जिसको बार बार परीक्षाओं की कसौटी पर उतारा जाता है। ये परीक्षाएं हमारे भीतर तनाव और डर का जो एक माहौल बना देती हैं, उसके समाधान के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं पल्लवी शर्मा। पल्लवी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और आर्ट थेरेपिस्ट हैं। नमस्ते पल्लवी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो जब परीक्षाओं की बात आती है तो इसमें टाइम टेबल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो किस तरह का टाइम टेबल होना चाहिए? योग, मेडिटेशन, ये कैसे शामिल हों? इनका किस तरह से इम्पेक्ट पड़ेगा हमारे परीक्षाओं पर, हमारी परफॉर्मेंस पर, और जो हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी है उसके साथ साथ हमारी जो एक्सप्रेसिंग कैपेबिलिटी है, इन दोनों को ही कैसे हमारा टाइम टेबल और उसमें जुड़ी कुछ नई आदतें अफेक्ट करेंगी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। टाइम टेबल इस तरह से होना चाहिए जिसमें नींद सबसे पहले पूरी हो, क्योंकि अगर स्लीप कंप्लीट नहीं होती है तो वो प्रभाव डालती है आपके दिन पर। तो रात के समय नींद पूरी हो, जिसमें से लगभग 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों के लिए। और बोर्ड परीक्षाओं के समय कई बार बच्चे कम सोते हैं, तो भी मैं उसमें यही कहूँगी कि 6 घंटे से कम की नींद तो नहीं होनी चाहिए। 6 घंटे तो लगभग आप सोएं ही सही। तो और लगभग 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए परफेक्ट है। तो नींद पूरी होनी चाहिए। और मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठें तो बहुत ही बेहतर है। यदि मॉर्निंग रूटीन नहीं है, नाइट रूटीन है, वो रूटीन फिक्स होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है। सम पीपल आर मॉर्निंग पर्सन, सम पीपल आर नाइट पर्सन। तो अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो रूटीन बेहतर रहेगा। अगर आप रात को जग के भी पढ़ते हैं तो भी आप नींद पूरी करने का ज़रूरी देखें कि आपकी नींद पूरी रहे। दूसरी चीज़, आपका डाइट लाइट रहे, आप हल्का खाना खाएं, है ना। अगर बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना खा लिया तो भी वो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगा और वो आपकी जो प्रिपरेशन है या पढ़ाई आप कर रहे हैं उस पर परेशानी हो सकती है। पढ़ाई के लिए 6 घंटे से 8 घंटे बहुत मैक्सिमम टाइम है ये। इससे ज़्यादा किताबों को लेके बैठना या स्ट्रेस लेना या टेंशन करना ज़रूरत नहीं है उसकी। आप 6 से 8 घंटा पढ़ाई करें, और पढ़ाई का उसमें यह है कि आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें। जैसे आपने 25 मिनट पढ़ाई की, देन टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, देन 25 मिनट्स पढ़ाई की, देन टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। एक तो ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न है कि आप 50 मिनट्स पढ़ाई करें और 10 मिनट्स का ब्रेक लें, देन 50 मिनट्स पढ़ाई करें, 10 मिनट्स का ब्रेक लें। ब्रेक के अंदर क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्रेक के अंदर फ़ोन नहीं चलाना है पहली चीज़। दूसरी चीज़, ब्रेक के अंदर आप अपनी बॉडी के साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा शेक कर सकते हैं। हैंड्स को आप शेक कर लिया, बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया, आप गए, आप कुछ पानी पी लिया, आपने कुछ हल्का कुछ खा लिया एनर्जी के लिए, और वो 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक करके देन यू कम। इस तरह से 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट होने के बाद फिर आप आधा घंटे का ब्रेक ले सकते हो। जेनजी बहुत ही एक्सप्रेसिव और एक निडर पीढ़ी है। तो ऐसे में जब परीक्षा और करियर की बात आती है तो जेनजी के अंदर एक तनाव और डर हमें देखने को मिलता है। ऐसा एक हाइपोथेसिस हम समझते हैं। तो आपने प्रैक्टिकली जब फील्ड में देखा तो आपको क्या समझ में आया? क्या सच में ऐसा है कि जेनजी टेंस्ड और स्ट्रेस्ड है कंपटीशन और परीक्षा के माहौल से? जैसा कि हम अभी के टाइम में देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो एज ग्रुप हम देखते हैं, 14, 15, 16 साल के जो बच्चे हैं और जिनको हम सब जेनजी कह रहे हैं, और वो बच्चे एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं क्योंकि उनके पास एक्सप्लोरेशन के जो ज़रिए हैं वो ज़्यादा हैं। वो बहुत एक्सप्लोर कर पाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का एक्सेस उनके पास है, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो चला पाते हैं कि इंस्टाग्राम कैसा होता है, यूट्यूब कैसा होता है। तो उनको वो एक्सप्लोरेशन मिला है जिससे कि वो समझ पाएँ कि अपने आप को अपनी बात को कैसे कहना है। तो जब हम बात करते हैं परीक्षा की या करियर की, वहाँ पर वो आके रुकते हैं क्योंकि वहाँ पे उनके अंदर एक भय, एक फियर जो हम देख सकते हैं वो पैदा होने लगता है। जजमेंटल फियर भी होता है, एक्सपेक्टेशन का फियर भी होता है, और ये भी लगता है कि हो पाएगा कि नहीं जी। तो कई बार जो इंसान बहुत एक्सप्रेसिव है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत निडर भी है। वो एक्सप्रेस तो करता है पर उसके मन में भी भय हो सकता है, उसके मन में भी कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, या उसको लग सकता है कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो करियर या परीक्षा की जब बात आती है तो वो एजुकेशनल सिस्टम में हम देखें या समाज में हम देखें
वो बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बात है कि आपका रिजल्ट कितना आया, कितनी परसेंटेज आपकी बनी, उसी बेस पे कॉलेजेस एडमिशन देंगे, उसी बेस पे पेरेंट्स भी कई बार अपने बच्चों को देखने लगते हैं कि अच्छा तुम्हारा तो 70% ही आया, तुम्हारा तो 80% ही आए। तो वहाँ पे उनकी जो आइडेंटिटी है वो कनेक्ट कर दी गई है विद द परसेंटेज, विद द क्वालिफिकेशंस कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो उस वजह से उनके अंदर एंग्जाइटी या भय जो है वो आने का खतरा भी सामने आता है, और उसी की वजह से एंग्जाइटी या कुछ भी हम जो चेंजेस देखते हैं उनके बिहेवियर में वो वहीं से निकल के आते हैं। तो पल्लवी, ये फियर और एंजाइटी, इसका मतलब कि एक इंड्यूस्ड है, एक्सटर्नल इंडक्शन की वजह से है, बाहरी तनाव, एक बाहरी दबाव के कारण ये एंजाइटी उनमें देखी जा रही है। तो ये जो पीढ़ी अपनी पहचान बनाने में बेबाक है, उसको ये डरा हुआ महसूस जो हो रहा है अति अपेक्षाओं के कारण है। तो ऐसे क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया जब आपने युवाओं की काउंसलिंग की, तो कि किस तरह की परेशानियां उनके बीच में आ रही हैं, वो कैसे इस बात को एक्सप्रेस करते हैं कि उनके अंदर ये डर जो है इसको वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है जी, है ना। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी प्रभाव है, किसी ने कुछ कहा, लोगों ने कहा, वो प्रभाव है। वो प्रभाव एक बड़ा प्रभाव है। आंतरिक प्रभाव भी वहाँ पे शामिल होता है, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं कि किसी भी चीज़ का भय अगर बचपन में पैदा हो गया तो वो बड़ा होके वापस से आ सकता है ना। कोई एग्ज़ाम बचपन में छूट गया, उस बच्चे को शायद बहुत डांट पड़ी या बहुत मार पड़ी, और या उसको हे दृष्टि से देखा गया, ये कहा गया तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा तो जीवन में आगे क्या ही होगा, और इस तरीके के स्टेटमेंट्स उसके बहुत करीबी लोगों ने उसको दिए। शायद माता पिता ने, परिवार ने, जिस सोसाइटी में वो रहता है वहाँ पर, गांव में, जहाँ पे भी वो रहता है, या स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि टीचर भी नाराज़ होकर या गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारा तो क्या ही होगा। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स है, ये नेगेटिव इमोशंस ट्रांसफ़र होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक। वो कुछ बातें उसके मन में रह गई बचपन में कहीं, जो शायद उसको भी, खुद को भी उतना कॉन्शियसली पता नहीं है, और फिर वो बड़ा होने पर उसी तरीके की कोई चीज़ वापस सामने आती है, कोई एग्ज़ाम आता है, कोई कैरियर आता है, या इस तरीके का कोई पड़ाव आता है जीवन में जब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि आप क्या हैं, या उसे लगता है कि मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा तो पता नहीं चल पाएगा शायद कि मैं क्या हूँ, खुद को भी और समाज को भी। उस समय दोनों फैक्टर्स काम करते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। हाई एक्सपेक्टेशंस दबाव बना रही हैं, क्योंकि जब बच्चा ग्रोथ में है, जब वो बड़ा हो रहा है, और उस समय वो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को जब देखने लगता है, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये जो एज ग्रुप है 14 से 16 साल की बीच की, तो ये आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी क्राइसिस वाला एक हम टर्मिनोलॉजीज़ को बोलते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी बना भी रहा है, अपनी पहचान को ढूंढ भी रहा है, और साथ में क्राइसिस भी उसको लग रहा है कि ये ऐसी है भी कि नहीं है। वो कन्फ्यूजन भी उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ मेंटली बड़ा नहीं हो रहा, सिर्फ इमोशनली बड़ा नहीं हो रहा, उसका हर तरह से ग्रोथ हो रही है, सोशली भी हो रही है, फिजिकली भी हो रही है। कई बार फिजिकल फैक्टर्स को भी लेके बच्चे बहुत सहम जाते हैं। किसी की हाइट बहुत लंबी हो गई, किसी की हाइट छोटी है, तो उसको लेके भी उनके मन में एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है कि अरे मेरी तो हाइट कम है, अरे मेरी तो हाइट ज़्यादा है। लुक्स को लेके आने लगते हैं, या फिर मुझे ऐसा दिखना है, उस चीज़ को देख के आने लगते हैं। लोग उनको किस तरीके की नज़र से देखते हैं, वो उससे अपनी आइडेंटिटी भी कई बार बनाने लगते हैं कि मेरे माता पिता मुझे किस चीज़ में ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। अगर वो मुझे पढ़ाई में प्रोत्साहित करते हैं तो मैं पढ़ाई में ही अच्छा करके दिखाऊंगा। हो सकता है उसके अंदर और भी काबिलियत हो, और भी इंटरेस्ट फैक्टर हो उसके, हो सकता है उसको डांस भी पसंद हो, म्यूज़िक भी पसंद हो, पर फिर वो उन अपेक्षाओं को पूरा करने की होड़ में चला जाता है, और उस होड़ के अंदर जिसमें वो जाने अनजाने जा रहा है, जब वो पूरी नहीं हो पाती तो फिर वो निराश महसूस करता है, या उसे लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें बच्चे से के साथ साथ, या बच्चे से ज़्यादा जो उसके आसपास हैं, जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, स्कूल है, स्कूल में टीचर्स हैं, सोसाइटी में जो लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, तो उन सब का भी एक रोल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो अपेक्षाएं उसको मोटिवेट करने जितना अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, पर वो अपेक्षाएं कहीं उसको बांध तो नहीं रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शायद अपने पंख फैला के और उड़ता जीवन में आगे, बट वो बंध के चलने लग गया है अब, क्योंकि वो उसने क्राइटेरिया ही बना लिया है कि इन्होंने कहा है कि इतनी परसेंटेज लेके आनी है तो उतना ही लेके आऊँगा।
उससे ज़्यादा वो शायद देख भी नहीं पा रहा खुद को, और बाकी लोग भी नहीं देख पा रहे उसको। तो अपेक्षाएं तो उसको बंधन की तरह उसके अंदर, उसके मतलब जीवन में उसको बांधती तो हैं। ये मतलब हाई एक्सपेक्टेशंस जो एक प्रॉब्लम है, वो ना सिर्फ उसके मेंटल स्टेट के लिए एक प्रॉब्लम है, बल्कि उसका जो एक एक्सेलेंस है वो भी एक्सप्रेस उसमें नहीं हो पा रहा है। तो उस एक्सप्रेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि ये हायर एक्सपेक्टेशंस, जो अति अपेक्षाएं आजकल हैं, और ये अति अपेक्षाओं के कारण सोशल मीडिया भी आपको लगता है किस तरह से बन रहा है? हाँ जी, अति अपेक्षाओं के जो कारण है, या एम्बिशंस जो है ना, एम्बिशन का जो कारण है, अगर जब तक वो हेल्दी फॉर्म में है तब तक वो इंसान को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कुछ नया करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने अंदर की काबिलियत को और खोजने के लिए। पर जब भी एक्सपेक्टेशंस या एम्बिशन कंपैरिजन में आने लगता है कि उस बच्चे से जुड़ी हुई चीज़ें टीचर या पेरेंट उसको कंपेयर करने लगे हैं कि तुम उसके जितना तो नहीं कर पा रहे हो, तुम इतना तो नहीं ले पा रहे हो, तो जब वो कंपैरिजन आने लगता है तो वो बंधन उसके ऊपर आता है। और सोशल मीडिया इसमें एक रोल निभा रहा है आज के समय में, क्योंकि सोशल मीडिया का जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है और सबके पास है ना। और पहले के टाइम में क्या था कि इंटरनेट का एक डेटा होता था कि 2 GB डेटा है, वो ख़त्म हो गया, फिर नहीं चला सकते। अभी अनलिमिटेड एक्सेस है और हर व्यक्ति के पास है। तो जितना ज़्यादा हम देखते हैं, इन्फॉर्मेशन होना बहुत अच्छी बात है, इंटरनेट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है बहुत सारी चीज़ों में। पर कभी कभी क्या होता है कि जब एक्सेस इन्फॉर्मेशन है, कहते हैं ना कि अति सर्वदा वर्जिते, अति हर चीज़ की खराब होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खाना भी खा लेंगे तो भी आपको अपच होने लगेगी, आप बहुत ज़्यादा पैदल चल लेंगे तो आपके पैरों में बहुत दर्द होने लगेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मॉर्निंग वॉक करना ठीक नहीं है या खाना खाना ठीक नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है, पर जब ओवर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि पेरेंट ये देख रहा है कि अरे ये बच्चा तो ये कर रहा है अपने फ़ोन में देख के, और दुनिया ये कर रही, ये कर, तो हमारा बच्चा भी ऐसा करे जी। तो पेरेंट हैं या जो भी अभिभावक हैं या जो भी उसके गाइडेंस जो उसको दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, पर उसके साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि वो बच्चा खुद क्या चाह रहा है या क्या वो करना चाह रहा है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, वो अपने आप को भी ढूंढ पाए साथ के साथ जी। जब वो अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहा तो फिर कंपैरिजन में वो अपने आप को खोज रहा है अलग अलग चीज़ों में, परसेंटेज के अंदर खोज रहा है कि 90% मेरा टैग है जी, है ना, या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ में मैं अच्छा कर जाऊंगा तो हो जाएगा, मेरा IIT में सिलेक्शन हो जाएगा तो हो जाएगा। अच्छा बाय चांस नहीं हुआ फिर जी, तो इसका मतलब तो आइडेंटिटी पूरी ही खत्म हो गई कि अब आप IITian नहीं हो, अब आप एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो क्या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के आपकी आइडेंटिटी नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, पर क्योंकि उसके दिमाग में वो पिछले कई सालों से वो है कि क्योंकि IIT जाकर ही व्यक्ति सफल होता है, तो उसने अपनी आइडेंटिटी को बहुत स्टक कर लिया विद दैट। तो एम्बिशन होना या मोटिवेशन होना गलत नहीं है, बट उसको जब हम कंपैरिजन से स्टक कर लेते हैं या उसकी आइडेंटिटी को कंप्लीटली सिर्फ एक ही चीज़ पे रोक देते हैं तो उसका ग्रोथ भी खत्म होता है, और कई बार अगर वो अटेन नहीं हो पाता तो भी मुश्किल होती है। सोशल मीडिया जो है वो बच्चों में एक फोमो भी क्रिएट कर रहा है। जैसे आपने आइडेंटिटी क्राइसिस की एक बात की, तो आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ साथ सोशल मीडिया के अंदर जो बच्चे देखते हैं कि जैसे परीक्षाओं का समय है, फरवरी मार्च का इस समय, और इस समय त्योहारों का भी समय है, और लोग बाग घूम रहे हैं। जैसे हम भी सोशल मीडिया देख रहे हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं तो हमारे ऑफिस टाइम में हम यदि देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम तो हर समय काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो वो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। वो एक फोमो क्रिएट कर दे रहा है युवाओं के अंदर। तो इस सिचुएशन को कैसे युवाओं को सेल्फ एक्सप्लोरेशन का टाइम देना चाहिए, मतलब सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करना चाहिए और फोमो से कैसे बचना चाहिए? बहुत ही कमाल का सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये चीज़ शायद हर व्यक्ति इस समय महसूस कर रहा है। ये सिर्फ युवा अवस्था वाले या जेनजी लोग नहीं, हर व्यक्ति, वो किसी भी उम्र का है, अगर वो सोशल मीडिया चला रहा है या वो देख रहा है कि दुनिया क्या क्या कर रही है और काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ वो देख रहे हैं, तो फोमो जो है वो हर किसी को हो रहा है। फोमो मतलब वो दूर है उस चीज़ से और वो जाना चाहता है उसके पास, बिल्कुल, है ना। तो फोमो का एक बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने फोमो को कहा है। तो फोमो बेसिकली ये है कि हम कहीं पर नहीं है, पर हम मेंटली वहाँ पर तो चले गए, हम फिजिकली वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे, और एक इच्छा हमारे अंदर, एक डिज़ायर आ गया कि हम वहाँ पर होते तो कितना अच्छा होता।
अभी अगर ये दिन में आपके एक बार आया या 4 दिन में एक बार आया या 5-6 दिन में, हफ्ते में एक बार आया तो ठीक है, वो आ सकता है, वो हर व्यक्ति के साथ हो सकता है। पर दिन में अगर ये लगातार आ रहा है इस तरीके का थॉट या बार बार आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि आप जो प्रेजेंट मोमेंट में हैं उसे भी जीना व्यक्ति कम कर देगा। कि प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी के हम मेंटली कहीं और हैं। अभी मैं बैठ के खाना खा रही हूँ या मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं उसको एंजॉय नहीं करते हुए, उस मोमेंट को नहीं समझते हुए कहीं और हूँ कि अरे मैं मनाली होती तो अच्छा होता, मैं घूमने जाती तो अच्छा होता, या मैं वहाँ पर होती तो अच्छा होता, मैं मॉल में जाती, मैं मूवी देखने जाती तो अच्छा होता। पर हम अभी जिस जगह पर हैं, जिस समय में हैं, क्या वो अच्छा है? तो ये एक सेल्फ क्वेश्चन, आप खुद से एक प्रश्न करेंगे एक बारी हल्का सा, तो जवाब अंदर से ही खुद को आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम अपने साथ कितना समय बिता रहे हैं। अगर हम अपने साथ पर्याप्त समय बिता रहे हैं तो फोमो होने के चांसेस घट जाएंगे। यदि आप मॉर्निंग में 1 से 2 घंटा या 1 से 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है और बहुत सारे काम हैं, ऑफिस है, स्कूल है, किसी का कॉलेज है, तो यदि आप आधा घंटा भी खुद के लिए निकालते हैं और खुद को समय देते हैं जिसमें आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, योगा या फिर इस तरीके की चीज़ें, तो यदि आप ये चीज़ें अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे, आप खुद के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो फिर वो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपको फोमो महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि अरे वाह कितना बढ़िया है, घूमने जा रहे हैं, हम भी कभी समय होगा तो जाके आएंगे। तो ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन और इंट्रोस्पेक्शन की आपने बात की, ये कैसे एक आम दिनचर्या में शामिल हो सकता है युवाओं की? अब इतनी बिजी लाइफ में वो कैसे इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का समय निकाल सकते? एक तो अभी के समय में एक चीज़ और बहुत बढ़ गई है कि हमने बहुत बोलना शुरू कर दिया है कि हम बहुत बिजी हैं, लाइफ बहुत बिजी है, मुझे सुबह निकलना है, मुझे शाम को पहुंचना है, मैं तो बहुत बिजी हूँ। जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे साथ एक्चुअल में वही ट्रैवल करने लगते हैं और ज़िंदगी उसी तरीके से ढलने भी लगती है, क्योंकि हम वही सुन रहे हैं बार बार, और इसका इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा बिजी को इजी कहने लगेंगे तो शायद वो आपको इजी आप बना पाएंगे। वो सारे काम होने के बावजूद जो दिन भर आप करते हैं, या हो सकता है 1-2 एक्स्ट्रा काम भी आप कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि नहीं इजीली हो जाएगा, या आई कैन डू इट, या ठीक है समय निकाल लेंगे, तो वो इंटेंशन अगर अंदर से क्रिएट होता है तो फिर अगर बिजी को हम इजी भी कहने लग जाएंगे वो भी एक इम्पैक्ट देगा। दूसरी चीज़ ये कि जिसका जो भी दिनचर्या है, सबके पास है 24 घंटे, जिसमें से 6 से 7 घंटे या 8 घंटे की नींद लगभग बेहतर होती है एक ह्यूमन के लिए। उसके अलावा जितने समय हम काम कर रहे हैं उसमें से यदि हम आधा घंटा 1 घंटा भी खुद को दे पाएँ तो वो बहुत अच्छा होगा। उसका कारण ये कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका एसेंस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, खुद से ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं। मैं क्यों कोचिंग जा रहा हूँ, कोई बच्चा कोचिंग पढ़ने जा रहा है, मैं कोचिंग क्यों जा रहा हूँ, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, मैं कॉलेज क्यों जा रहा हूँ, कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, मैं ऑफिस क्यों जा रहा हूँ। हो सकता है सबका मोटिवेशन अलग अलग हो, सबका इंस्पिरेशन अलग अलग हो, कई बार मजबूरी भी होती है कि मजबूरी में भी कई बार कोई काम आपको करना पड़ रहा है, पर वो जो क्यों है वो सवाल खुद से जब तक हम पूछते रहेंगे हमें जवाब अपने आप से मिलता रहेगा। और यदि हम खुद फिट फॉर नहीं हैं, हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किसी भी तरह से फिट फॉर फील नहीं कर रहे हैं, तो क्या उस काम को लगातार करते रहने का परिणाम मतलब क्या निकलेगा वो हम सोच के देखें। क्योंकि एक समय बाद आप बीमार हो जाएंगे, फिर आपको 4 दिन की छुट्टी लेनी होगी, वो भले ये स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो। तो जब आप 4 दिन की छुट्टी लेंगे और फिर वापस से आप ठीक होके आएंगे, तो यदि आप डेली में अपने कुछ चीज़ें उतार लें तो शायद बीमार पड़ना या फिर मेंटली ड्रेन आउट जो हम फील करते हैं या बर्नआउट जो फील करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगा। जो हमारे अभी जो फ़ोन्स हैं उनके अंदर डिजिटल वेलबींग करके एक फ़ीचर होता है सेटिंग्स के अंदर, और इसका और भी कुछ 1-2 नाम हो सकते हैं। उसके अंदर आप टाइमर फिक्स कर सकते हैं फॉर दी ऐप्स कि ये ऐप आप कितना चला रहे हैं आप देख सकते हैं और फिर टाइम लगा सकते हैं। यदि कोई ऐप 4-5 घंटे ले रहा है तो आप टाइमर लगा सकते हैं कि वो आधे घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा, जो कि आपको एक साइन देगा कि आपने इतना चला लिया है। तो वो सेल्फ चेक का भी एक तरीका है। विद्यार्थियों में जो सेल्फ चेक और ये सोशल एक्टिविटी, एक डिजिटल एंगेजमेंट जो है ये इतनी बढ़ गई है कि ये इनके बहुत सारे समय को जो है कंज्यूम कर लेता है। तो ऐसे में जब परीक्षाओं की बात आती है तो डिजिटल डिटॉक्स कितना रोल प्ले करता है?
एट द एंड, मतलब जो लास्ट आवर है परीक्षा का जो समय, उस दौरान कितना हमें डिजिटल लर्निंग वाले एस्पेक्ट से इन्वॉल्व रहना चाहिए, या फिर हमें डिजिटल डिटॉक्स की तरफ बढ़ना चाहिए? परीक्षा के समय में एक टाइम टेबल जो होता है, जिसको ज़रूरी नहीं कि आप कहीं लिखें, पर एक मेंटली आपको ये पता हो कि मैं फ़ोन को 2 घंटा काम ले रहे हैं या 3 घंटा काम ले रहे हैं, और उसमें मैक्सिमम टाइम जो है वो आपका जो परीक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें वो देखने में ही जाए। क्योंकि उसके अलावा यदि आपने कुछ और चीज़ें ज़्यादा समय के लिए देखी, अच्छा कई कुछ और चीज़ें अगर आप रिलैक्स होने के लिए भी देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा फोकस्ड हो। लाइक अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप 2-3 तरीके के म्यूज़िक जो आपको एक्चुअली गुड फील कराते हैं वो आप सुन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जिसमें काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा कुछ एक आधा चीज़ें आप कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन जो फ़ोन हमें अभी एक्सेस दे रहा है वो परीक्षा के समय होल्ड करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने जब हम आंखें लगा के रखते हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूजेज से हमारी आंखें भी थकती हैं और दिमाग भी थकता है, तो जो रिफ्रेशिंग जो एक फीलिंग है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रेश फील करें व्हेन यू आर गिविंग द पेपर, क्योंकि हमारा मेमोराइजेशन जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है जब आप फ्रेश फील करते हैं। कि जब हाईली डिजिटल यूजेज कर लिया और थकान बनी हुई है लगातार आँखों में और दिमाग में, तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा निकले ही निकले या उसी तरह से निकले जिस तरह से वो बच्चा चाह रहा है या वो जानता है कि मैं कर सकता हूँ और कर नहीं पा रहा है। आपने म्यूज़िक की बात की, तो साइकोलॉजिकली म्यूज़िक का क्या इम्पैक्ट होता है? ये जो एक कल्चर स्टार्ट हो गया है कि कान में ईयरफोन रहना ही चाहिए जी, एक तरीके का कल्चर है ये कि कान में ईयरफोन रहना चाहिए और सबसे नए प्रकार का भी रहना चाहिए ये भी है, क्योंकि वो उससे अपना स्टेटस भी देखने लगते हैं कई बार कि बहुत सुंदर हो, नई कंपनी का हो और जो भी स्टाइलिंग है वो भी हो। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये भी है कि वो सिर्फ सुनने के लिए काम नहीं ले रहे हैं, वो शायद दर्शाना भी चाह रहे हैं कि देखो मेरे पास ये वाला ईयरफोन है। ये भी एक टेंडेंसी आ गई है बहुत ज़्यादा। जो प्रश्न आपने किया कि बच्चे असाइनमेंट्स करते हुए म्यूज़िक सुन रहे हैं और वो कितना ठीक है, साइकोलॉजी की भाषा में मैं एक टर्म बताना चाहूँगी, दैट्स क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको हम बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ से जब आप जुड़ जाते हैं तो फिर आप उसी की तरह काम लेने लगते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल था कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ, साइकोलॉजिस्ट थे इवान पावलोव, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक डॉग है, उसको फूड दे रहे हैं वो, और उसके साथ एक बेल अटैच कर दिया। पहले उसको सिर्फ खाना दे रहे थे, फिर उन पहले बेल बजाने लगे और फिर उन्होंने खाना दिया। तो क्या हुआ, जो सेलिवेशन है, मतलब डॉग जो है जब उसको खाने का मन हुआ तो वो घंटी सुनते ही उसके मुंह में लार आ गई खाना आने से पहले। तो एक कंडीशनिंग हो गई उसकी कि जैसे ही घंटी बजेगी इसका मतलब है कि खाना आ जाएगा। तो जो म्यूज़िक सुनते हुए वो पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो जो म्यूज़िक है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक बन गया है। एक्चुअली वो म्यूज़िक को नहीं सुन रहे हैं, उनको ये कि जैसे ही धुन शुरू होगी मुझे लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने वो कंडीशन कर लिया है। बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस में कम चल सकता है। ये हो सकता है कि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए आप कर लें, या जो कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, छोटे एग्ज़ाम्स जो हैं, मिड सेम एग्ज़ाम्स हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, वो आप कर लें। बट जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक आप उसकी गहनता में नहीं उतरेंगे तब तक वो आपके अंदर तो नहीं जाएगी, वो पेपर तक ही रह जाएगी कि आपने एग्ज़ाम दिया और कुछ समय बाद आप भूल गए। क्यों? क्योंकि वो कंडीशनिंग से अलग हो गया। अब म्यूज़िक नहीं बज रहा है तो अब आपको याद भी नहीं आ रहा है कि आपने क्या याद किया था। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें जिसमें म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, तो जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, उस समय म्यूज़िक अगर आप यूज़ करते हैं, ईयरफोन ना लगाकर स्पीकर पे लगाएं तो बेहतर है, और लिरिकल म्यूज़िक ना होकर इंस्ट्रूमेंटल होगा तो भी बेहतर है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। इट कैन बी वीणा, इट कैन बी पियानो, क्योंकि अभी जेनजी जनरेशन में हो सकता है कई बच्चे क्लासिकल म्यूज़िक से उतना कनेक्ट ना कर पाएँ, वेस्टर्न म्यूज़िक से करें। और इंस्ट्रूमेंटल, सिंपल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक्स भी हैं जिसमें एक ही इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है। अगर आप बहुत मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स वाला सुनेंगे तो उसमें मतलब म्यूज़िक कम हो जाएगा और वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बोलने लगेंगे। बट जब हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो सिंगल इंस्ट्रूमेंट इज़ मोर बेटर। ओके, ग्रेट। तो आप आर्ट थेरेपिस्ट भी हैं, तो आर्ट थेरेपी कैसे बच्चों को स्ट्रेस रिलीफ करने में, या जब आप युवाओं से, विद्यार्थियों से बात करती हैं तो उनकी किस तरह की समस्याएं जो होती हैं उनको आप आर्ट थेरेपी से सॉल्व करने की कोशिश करती हैं? आर्ट थेरेपी एक बहुत ही अच्छा और
सपोर्टिव हमारे लिए टूल रहता है जब भी हम काउंसलिंग के अंदर काम करते हैं। तो आर्ट थेरेपी में हम विजुअल्स पे बहुत काम करते हैं और साथ में म्यूज़िकल भी रहता है। तो उसमें होता है कि विजुअल्स में हम उनको कुछ कलर्स दिए या शीट्स दी कि आप कुछ पेंट कर सकते हैं, और उसमें इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। इट्स कम्प्लीटली अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। और आर्ट थेरेपी करने के लिए आपको आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये भी एक मिसकंसेप्शन डेवलप हो जाता है कि अरे हम कैसे करेंगे, हमने तो कभी हाथ लगाया ही नहीं। तो थेरेपी इसलिए क्योंकि आप आज हाथ लगाइए रंगों को। तो उसमें ये कि अलग अलग कलर्स हम देते हैं, और कि आप उसमें फिर हम कई बार उनसे हैंड पेंट्स भी करवाते हैं कि आप हाथ की छाप से भी कुछ बना सकते हैं। कई बार ब्रश से हम पेंट कराते हैं। उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो एक्सप्रेस आउट कर सके अपना इमोशन और फीलिंग। और जैसे ही आप रंगों को हाथ लगाते हैं, अलग अलग रंगों को छूते हैं, वैसे ही आपका जो क्रिएटिव ब्रेन है या आपके अंदर का जो एक बच्चा जो बचपन में आपने जिसको महसूस किया था और शायद बड़े होने पर वो कहीं पीछे छूट गया है, उसको आप महसूस कर पाते हैं। वो आपका इनर चाइल्ड जो है वो हील होना बहुत ज़रूरी है। तो आर्ट थेरेपी इनडायरेक्टली ये काम भी करता है कि आपके इनर चाइल्ड से आपको मिलवाता भी है और आपको फ्रीडम भी देता है। तो हमने टाइम टेबल की बात की, हमने अभिभावकों की बात की, हमने कहा कि किस तरह से एक सोसाइटी को अपना एक मेंटालिटी चेंज करना चाहिए जिससे कि ये दबाव जो है एक्सटर्नल इंड्यूस्ड एक जो प्रेशर है वो कम हो। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी एक ऐसे ही अभिभावक के रूप में परिवार के मुखिया के रूप में हमारे विद्यार्थियों की, बच्चों की चिंता कर रहे हैं और परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह का जो एक सेगमेंट उन्होंने शुरू किया है, ये इस पर क्या आप कहना चाहेंगे और इस तरह के कैसे प्रैक्टिसेस हमारी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से होने चाहिए? ये जो चर्चा शुरू हुई है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, स्कूल्स के लिए और पूरा सिस्टम के लिए, एजुकेशनल सिस्टम और हमारा सोशल सिस्टम जिसमें हम सब रहते हैं और सब तरीके से काम हो रहा है। चर्चा ज़रूरी है, साथ में इम्प्लीमेंटेशन अगर उसका हम कर पाएँ तो वो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बिना अगर हम चर्चा तक अगर वो बात रह जाएगी तो फिर वो चीज़ आगे नहीं जा पाएगी। और ये सारी चीज़ें हैं बिहेवियरल, क्योंकि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हम बच्चे की बात कर रहे हैं, एक इंसान जो ग्रोथ की तरफ आगे जा रहा है, जो शायद 15, 16, 17, 18 साल के एज ग्रुप का है और वो आगे देख रहा है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा। इसमें बच्चों से बात करना ज़रूरी एक टॉपिक है, और इस ज़रूरत को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से बात करना शुरू किया। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि ये कैसा एक इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव अच्छा है क्योंकि बच्चों से बात करना ज़रूरी है, और अभी के बच्चे क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में किस तरीके के विचार चलते हैं, ये जब तक वो अपने आप से नहीं कहेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो ये जो एक माइक उनको दिया जा रहा है या उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि वो आके अपनी बात को रखें, वो बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, तो आज की हमारी चर्चा जो थी वो बहुत ही सार्थक रही। कैसे एक युवा विद्यार्थियों को अपना जो एक लर्निंग पैटर्न है, प्रैक्टिस पैटर्न है, उसको बदलना चाहिए। इसी के साथ आज के हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं और पूरे जोश के साथ आप सभी परीक्षाओं की तैयारी करें और करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो निरंतर अभ्यास करते रहिए। जिस तरह का बदलाव हमने कहा है उस तरह का बदलाव जो हमने समझा है वो अपने जीवन में हम धारण करें तो हम निश्चित ही सफल होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।